जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का फर्स्ट एंड सेकंड बैच में जो होमवर्क सीरीज दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक सेट में आपका 30 क्वेश्चन रहता है वन लाइनर के स्वरूप में। ये दोस्तों आपका मार्च में है, जो कि 3 मार्च से लेकर हम लोग जो 8 मार्च तक है, मतलब दोस्तों एक सप्ताह में उस सभी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपका फरवरी मंथ का पूरा आपको अपलोड कर दिया गया है। यदि फरवरी मंथ का आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और प्रत्येक सेट को यहाँ पर देखेंगे। एक मास्टर वीडियो के तौर पर आप कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में दोस्तों पूरा को हम लोग कवर कर लेंगे एक सप्ताह के, और प्रत्येक वीडियो में दोस्तों एक एक सप्ताह कहीं आता है। तो क्वेश्चन पहला है कि पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन थे। तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ जो इकोनॉमिक्स है या आपका दोस्तों इकोनॉमी से संबंधित है, जो कि डॉक्टर मार्शल के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर मार्शल के द्वारा याद रखना है पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है कि आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों याद रखना है आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है आर्थिक क्रियाओं को। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है कि जब किसी एक इकाई अर्थव्यवस्था को हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब किसी व्यक्ति के लिए दोस्तों और समूह के लिए, यानी कि सारा हो जाएगा, यानी कि किसी समूह के लिए कहेंगे तो दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट है कि किस अर्थव्यवस्था को केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो देखिए केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को याद रखिएगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोस्तों बताइए संकल्पना किसने दिया था, आपको बताना है कमेंट में कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था था इसकी संकल्पना किसने दिया था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है इसका। तो इस देखिए दोस्तों 12,695 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। 12,695 रुपया प्रति व्यक्ति आय, और ये दोस्तों घटते बढ़ता रहता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है। तो अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण हो जाएगा, प्रौद्योगिकी दोस्तों स्तर उसका निम्न होना चाहिए और कृषि स्तर जो होता है वह दोस्तों उच्च होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो ब्राजील की अर्थव्यवस्था दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, बंद अर्थव्यवस्था का। वहीं पर दोस्तों आपको भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि 1991 की आर्थिक नीति कैसी थी। तो 1991 के दोस्तों जो आर्थिक नीति थी वह एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। एलपीजी मॉडल पर याद रखना है, एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र के तहत कौन कौन क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों इसे ऑप्शन के चल जाए तो जैसे कृषि भी हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, ये सभी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है। तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 बोल रहा है कि प्रोफेसर फिशर के राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोफेसर थे फिशर इन राष्ट्रीय आय के बारे में बोले थे कि उत्पादन का वह भाग है जिसका प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता है। उत्पादन का वह भाग है जिसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है दोस्तों, वो प्रोफेसर फिशर का राष्ट्रीय आय के परिभाषित किए थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय में घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल है। तो राष्ट्रीय आय में घरेलू सीमा के अंतर्गत विशिष्ट अवधि के दौरान भारत के सीमा के भीतर घरेलू उत्पाद को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि बाजार कीमत का सूत्र होता है। तो बाजार कीमत का सूत्र होता है साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा देंगे दोस्तों, तो बाजार कीमत का हम लोग का सूत्र निकल जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 14 बोलता है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि दोस्तों एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होता है। तो याद रखना है कि बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से दोस्तों अगर हम जीएसटी घटाकर और आर्थिक की सहायता को जोड़ देंगे तो हमारा दोस्तों निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है। तो दोस्तों क्या होता है, तो यह आपका राष्ट्रीय आय होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय होता है। तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों निकालने के लिए कुल आय में से दोस्तों हम लोग जनसंख्या से भागा दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय में किस मद को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय में दोस्तों लॉटरी जितना को शामिल नहीं करना चाहिए। असंवैधानिक तरीके से जमा धन है वो भी दोस्तों शामिल नहीं होता है।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय में किस मद को शामिल किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय में दोस्तों शामिल किया जाने के बाद कहा जाए तो बोनस हो जाएगा, ग्रेजुएटी हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, ये सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में से दोस्तों एनडीपी मार्केट प्राइस को दोस्तों घटा दीजिएगा तो आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुओं किन्हें कहा जाता है। तो उत्पादन में सहायता उत्पन्न करे दोस्तों इसी को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। और आपका 21 है कि किसी देश का जीवन स्तर का प्रतिबिंब होता है। तो किसी देश का जीवन स्तर का प्रतिबिंब प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति आय याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनडीपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो दोस्तों आर्थिक समृद्धि कहलाता है, आर्थिक समृद्धि याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धारणीय विकास में बल दिया जाता है। तो धारणीय बल में दोस्तों पर्यावरण जलवायु पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन संस्था जारी करता है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक दोस्तों आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया जाता है, आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष लिंग आधारित विकास सूचकांक का मानव विकास रिपोर्ट में उल्लेख है। तो दोस्तों वर्ष 1995 में याद रखना है, वर्ष 1995 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक जातीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आईएमएफ है, आईएमएफ के द्वारा तैयार किया जाता है। और आईएमएफ की स्थापना आपसे पूछेगा दोस्तों तो 1945 में किया गया था। और आईएमएफ के मुख्यालय की बात करेगा तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट कब जारी हुआ है। तो दोस्तों 2015 में हुआ है, 2015 में। नेक्स्ट है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए दोस्तों अधोसंरचना सुविधा निर्माण है, अधोसंरचना सुविधा निर्माण याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। और विश्व बैंक का भी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सेट नंबर जो 3 था वो दोस्तों समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों जो 4 तारीख को हुआ था दोस्तों 4 मार्च 2025 को, अब हम लोग उसको देखेंगे। अगर वीडियो दोस्तों वाकई में आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इसको अपने ग्रुप में दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों इस पेड बैच का वो भी लाभ उठा सके फ्री में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों की पुस्तक इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पूछेंगे तो आरसी दत्त हो जाएंगे, आरसी दत्त याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस ब्रिटिश उपनिवेशवाद चरण में अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण किया था। तो देखिए टोटल दोस्तों 3 चरण हुआ था। एक पहला चरण 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक हुआ था जिसको वाणिज्य चरण कहा जाता था। और दूसरा चरण 1813 से 1858 के बीच हुआ था जिसको दोस्तों औद्योगिक चरण कहा जाता है। और तीसरा चरण हुआ था जो कि 1818 से लेकर 1947 के बीच, इसको दोस्तों पूंजीवाद चरण कहा जाता है। तो देखिए जो दूसरा चरण हुआ था 1813 से 1858 के बीच औद्योगिक चरण में मुक्त व्यापार नीति अनुसरण मिला था, मुक्त व्यापार नीति याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दूसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी तीनों दोस्तों यहाँ से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किस वर्ष क्षेत्र पर लागू हुआ था। तो सॉरी किस क्षेत्र पर लागू हुआ था दोस्तों। तो बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र पर लागू हुआ था। और दोस्तों जो अस्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को शुरू हुआ था, 22 मार्च 1793 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जागीरदारी व्यवस्था किस तिथि व वर्ष में लागू हुआ था। तो जागीरदारी व्यवस्था दोस्तों 22 मार्च 1793 को। देखिए जो अस्थायी बंदोबस्त को ही दोस्तों जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो याद रखना है 22 मार्च 1793 को, 22 मार्च 1793 को। नेक्स्ट है कि रैयतवारी व्यवस्था कितने प्रतिशत है अंग्रेजी भूमि और किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ है। तो देखिए दोस्तों रैयतवारी जो व्यवस्था था 51% भूमि पर लागू हुआ करता था। यह दोस्तों मद्रास, बम्बई, बंगाल और असम में लागू था। मद्रास, बम्बई, बंगाल, असम में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रैयतवारी व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में दोस्तों पहली बार लागू किया गया था 1825 ईस्वी में, 1825 में याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि महलवारी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव कब और किसने रखा था। तो देखिए दोस्तों, महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव की बात की जाए तो 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा रखा गया था महलवारी व्यवस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि केमीचौरी प्रथा कहाँ प्रचलित थी, जो कि सामान्यतः कृषि दास हुआ करता था। तो केमीचौरी जो प्रथा था दोस्तों बिहार उड़ीसा में प्रचलित था, बिहार उड़ीसा में, याद रखिएगा। नंबर आपका दोस्तों 9 है कि रेलवे आयोग का गठन कब किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, रेलवे आयोग का गठन दोस्तों 1902 में किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाना, विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और रेलवे आयोग में दोस्तों अपना रिपोर्ट जो 1904 में सौंपा था। रिपोर्ट कब सौंपा था, तो 1904 ईस्वी में, और गठन किया था दोस्तों 1902 ईस्वी में। और किसके समय दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम जूट कारखाना कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए, भारत का जो प्रथम जूट कारखाना था दोस्तों पश्चिम बंगाल के एक जगह का नाम है रिसरा, वहां पे दोस्तों 1855 ईस्वी में, याद रखिएगा। और उस समय दोस्तों गवर्नर किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह ऑकलैंड के द्वारा शुरू किया गया था, ऑकलैंड के द्वारा, याद रखना है, ऑकलैंड के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि पुस्तक विनय पत्रिका के लेखक हैं। तो विनय पत्रिका का दोस्तों तुलसीदास हो जाएंगे, तुलसीदास। और जो विनय पत्रिका पुस्तक है दोस्तों यह अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में, याद रखिएगा। तो यहाँ से याद रखना है कि विनय पत्रिका किसकी है, तो तुलसीदास को। और किस भाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका, तो अवधी भाषा में। नेक्स्ट है कि पुस्तक अनामिका, अनामिका के लेखक हैं। तो अनामिका का लेखक हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, याद रखिएगा, अनामिका का दोस्तों लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुस्तक साहित्य लहरी के लेखक, तो साहित्य लहरी के लेखक दोस्तों सूर्यदास हो जाएगा, साहित्य लहरी किसके हैं, तो सूर्यदास की है। नेक्स्ट है कि पुस्तक चिंतामणि के लेखक हैं। तो चिंतामणि के दोस्तों रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, जो कि पुस्तक चिंतामणि के लेखक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक गोदाम के लेखक हैं। तो गोदाम पुस्तक के लेखक दोस्तों बताइए कौन है, तो पुस्तक गोदाम के लेखक दोस्तों प्रेमचंद्र हो जाएंगे, प्रेमचंद की। और पुस्तक के दोस्तों याद रखना है गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, मंगलसूत्र है, पूस की रात है, सेवा सदन है दोस्तों, और गोदान है। यहीं पर दोस्तों फर्स्ट पूछेगा कि प्रेमचंद की फर्स्ट रचना कौन है, तो गोदान है, गोदान। और अंतिम रचना पूछेगा दोस्तों तो मंगलसूत्र है। अंतिम रचना कौन है प्रेमचंद की, तो मंगलसूत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक भारत दुर्दशा के लेखक हैं। तो भारतेंदु हो जाएंगे, भारत दुर्दशा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो भारतेंदु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक गुनाहों का देवता के लेखक, तो धर्मवीर के है दोस्तों, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, तो धर्मवीर है। और इनकी एक और रचना याद रखना है कि ठेले पर हिमालय पूछेगा, तो ये भी दोस्तों धर्मवीर की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में दोस्तों टोटल 3 शब्द जोड़ा जाता है, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता दोस्तों याद रखिएगा। इसका ट्रिक के बात की जाए दोस्तों तो सपा, याद रखिएगा, SPA, सपा, यानी कि एस से समाजवादी हो जाएगा, पी से पंथनिरपेक्ष और ए से हो जाएगा दोस्तों अखंडता। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था और इस विद्रोह को दोस्तों किसने दबाया था। देखिए कानपुर से दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, लेकिन यहीं पर सैन्य नेतृत्व पूछता तो दोस्तों तात्या टोपे कर रहे थे कानपुर से। और कानपुर को दोस्तों दबाया था किसने, तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था दोस्तों कैंपबेल, याद रखिएगा, कैंपबेल। नेक्स्ट है कि सवालों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो सवाल में दोस्तों जो लैंगिक प्रजनन होता है वह समयुग्मक और या आप अंडज युग्मक कह सकते हैं, समयुग्मक या अंडज युग्मक कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिस्के की खाड़ी की अवस्थिति है। तो देखिए बिस्के की खाड़ी की अवस्थिति दोस्तों अगर देश के मामले में पूछेगा तो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, लेकिन महासागर पूछेगा दोस्तों तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बिस्के की खाड़ी याद रखना है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार कब किए थे। तो याद रखना दोस्तों 3 बार किए थे दादा भाई नौरोजी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। पहला दोस्तों 1886 में जो कि कलकत्ता अधिवेशन का, दूसरा दोस्तों 1893 में जो कि लाहौर अधिवेशन का, और तीसरा 1906 ईस्वी में ये भी दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन का। तो याद रखना है 1886 में, 1893 में और 1906 में। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस शुरू हुआ था वह 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को दोस्तों मुस्लिम लीगों के द्वारा शुरू किया गया था, मुस्लिम लीगों के द्वारा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में
अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जो अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था दोस्तों कालीबंगा से हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ से? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या याद रखना है? तो जूता हुआ खेत, कांच की चूड़ी और यज्ञवेदी। यज्ञवेदी, कांच की चूड़ी और जूता हुआ खेत याद रखना है। और अग्निकुंड, इसका साक्ष्य दोस्तों आपको कालीबंगा से मिलता है। और कालीबंगा कहाँ में है दोस्तों? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ता है? तो सीधी छड़ी दोस्तों टेढ़ी दिखाई पड़ता है, तो यानी कि दोस्तों यह अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस शैवाल से आयरिस अगर प्राप्त किया जाता है? तो आयरिस अगर जो प्राप्त किया जाता है या दोस्तों लाल शैवाल को, लाल शैवाल से याद रखिएगा। और लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं, रोडोफाइसी याद रखना है, रोडोफाइसी। नेक्स्ट है कि 1 जूल का मान कितना कैलोरी होता है? तो 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान दोस्तों 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 25 क्या प्रावधान करता है? देखिए जो अनुच्छेद 25 है ना, यह धर्म की अंतःकरण, धर्म की अंतःकरण के बारे में दोस्तों बताता है, याद रखना है, धर्म की अंतःकरण। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय कश्मीर का शासक उस समय थे दोस्तों जो कश्मीर में आए थे? तो देखिए चीनी यात्री दोस्तों ह्वेनसांग तो ऐसे बोला जाता है हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, लेकिन उस समय दोस्तों जो कश्मीर का शासक हुआ था करता था वह दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन था, याद रखिएगा, दुर्लभ वर्धन। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 4 तारीख को भी देख लिए, जो 4 मार्च को हुआ था, यानी कि दोस्तों हम लोग 3 प्लस 4 मार्च को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों जो 5 मार्च 2025 को हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी दोस्तों 30 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को देखें। पहले ही बता दें दोस्तों कि जब भी आप इसका वीडियो आएगा होमवर्क सीरीज का तो 1 सप्ताह में आएगा दोस्तों, और 1 सप्ताह में पूरा वीडियो दोस्तों आपको एक ही बार में आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन डिस्कशन होता है, इसलिए बोल रहे हैं, शनिवार को डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीवों के वर्गीकरण में टैक्सोनॉमिक अनुक्रम क्या है? तो टैक्सोनॉमिक अनुक्रम पूछेगा तो सबसे पहले दोस्तों स्पीशीज हो जाएगा, दूसरा स्थान पर वंश हो जाएगा, तीसरा स्थान पर फैमिली हो जाएगा, चौथा स्थान पर दोस्तों ऑर्डर हो जाएगा, पांचवा स्थान पर दोस्तों क्लास हो जाएगा, छठा स्थान पर फाइलम और सातवां स्थान पर दोस्तों किंगडम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कीटभक्षी पौधा ब्लेडवर्ट का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ब्लेडवर्ट का दोस्तों वनस्पतिक नाम हो जाएगा बुलिकुलेरिया, बुलिकुलेरिया याद रखिएगा, बुलिकुलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि थैलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधा है। तो थैलोफाइटा समूह का दोस्तों जो प्रमुख पौधा होगा शैवाल, कवक और लाइकेन, शैवाल, कवक और लाइकेन। नेक्स्ट है कि कवक तथा शैवाल के बीच सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो देखिए कवक तथा शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है दोस्तों वह लाइकेन कहलाता है, लाइकेन याद रखिएगा, लाइकेन। नेक्स्ट है कि नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के रूप में किस ब्रायोफाइटा पौधा का इस्तेमाल किया जाता है? तो मॉस, पीट मॉस, याद रखना है, मास और पीट मास। नेक्स्ट है कि ट्रेडोफाइटा पौधा प्रायः किन स्थानों पर उगता है? तो देखिए दोस्तों ट्रेडोफाइटा का जो पौधा होता है यह नमी या छायादार जगह पर, नमी या छायादार जगह पर दोस्तों उगता है। नेक्स्ट है कि साबूदाना जिम्नोस्पर्म के किस पौधा से तैयार किया जाता है? तो यह दोस्तों साइकस तैयार किया जाता है, या दोस्तों इसको कोसोवा भी आप बोल सकते हैं, साइकस या कोसोवा से। नेक्स्ट है कि लिलिएसी वर्ग के प्रमुख उदाहरण। तो लिलिएसी के जो प्रमुख उदाहरण है सजावटी पौधा कह सकते हैं, लहसुन, प्याज, या सभी दोस्तों लिलिएसी वर्ग का है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लेमिनेरिया शैवाल से दोस्तों, जिसको हम लोग भूरा शैवाल के रूप में जाना जाता है, लेमिनेरिया शैवाल। और भूरा शैवाल को दोस्तों हम लोग फियोफाइसी कहते हैं, फियोफाइसी। और लाल शैवाल को देखें तो उसको रोडोफाइसी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? तो सहजीवन कहलाता है, सहजीवी संबंध का तो सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के साधन कौन कौन है? ऐसे दोस्तों देखिए टोटल 8 साधन थे, टोटल 8 साधन थे दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के, और याद रखिएगा दोस्तों 8 साधन हम आपको बता दे रहे हैं। समयक दृष्टि, समयक दृष्टि याद रखना है, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। ये सभी दोस्तों अष्टांगी मार्ग के थे, याद रखिएगा, अष्टांगी मार्ग में अपना बात बोले थे। नेक्स्ट है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य की विशेषता क्या है और यह दोस्तों कहाँ में स्थित है?
देखिए दोस्तों, यह कर्नाटक में स्थित है और यह दोस्तों रंगनाथिट्टू पक्षी जो है, यहाँ का जो पक्षी होता है ना, इसकी विशेषता है कि सुरीली आवाज में बोलता है। सुरीली आवाज दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुआ था। तो यह दोस्तों 1961 में हुआ था अर्जुन पुरस्कार की स्थापना, और सर्वप्रथम खेल के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। पुस्तक को 1910 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यह दोस्तों याद रखना हिंद स्वराज पुस्तक हो, और हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी के, याद रखिएगा, महात्मा गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या प्रावधान किया गया है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित बात बोला गया है, अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट है कि बांकीपुर में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ है और यह अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, बांकीपुर में जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, और यह दोस्तों कहाँ में हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में, और आर.एन. मधोलकर की अध्यक्षता में, आर.एन. मधोलकर की अध्यक्षता में। और एक और दोस्तों आपको बिहार में हुआ है, जो कि गया में अधिवेशन हुआ था, 37वां 1922 में, वह दोस्तों चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति क्या है और इसका कार्य क्या क्या है? तो प्राक्कलन समिति दोस्तों संसद की सबसे बड़ी समिति के रूप में जाना जाता है, और इसमें दोस्तों टोटल 30 सदस्य होता है, और 30 का 30 दोस्तों लोकसभा से होता है, याद रखिएगा। 30 का 30 आपको कहाँ से? तो लोकसभा से। नेक्स्ट है कि फ्लोरीन और क्लोरीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों गैसीय अवस्था में। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है दोस्तों, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वह दोस्तों कौन कौन सा था? एक दोस्तों याद था रामनगर का युद्ध था, फिर चिलैयावाला का युद्ध था, और गुजरात का युद्ध था। यह दोस्तों याद रखना है, यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय यह तीनों लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में किस तिथि को किया था? क्या दोस्तों 10 अप्रैल 1875 को, याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल दोस्तों 1875 को किया गया है, 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हो जाएंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक दोस्तों अरविंद घोष हो जाएंगे, अरविंद घोष हो जाएंगे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक नील दर्पण, तो नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे दोस्तों दीनबंधु मिश्र, याद रखना, दीनबंधु मित्र होता है दोस्तों, मिश्र। नेक्स्ट है कि समाज कौमुदी, तो समाज कौमुदी के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय समाज कौमुदी का। नंबर दोस्तों 26 है कि पुस्तक न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो न्यू इंडिया का दोस्तों एनी बेसेंट हो जाएंगे, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कि पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन, तो द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अशोक मेहता हो जाएंगे, अशोक मेहता। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि पुस्तक यंग इंडिया के लेखक, तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुस्तक गीतांजलि, तो गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो गीतांजलि क्या रखना है? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और एक गोरा इनकी पुस्तक है, गोरा भी दोस्तों पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक बहु विवाह के लेखक, तो बहु विवाह के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों बहु विवाह के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये दोस्तों जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक था, यह अहमदनगर जेल में लिखे थे, अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि पुस्तक हमदर्द, तो हमदर्द पुस्तक के लेखक दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। और एक और इसकी पुस्तक है दोस्तों कॉमरेड, कॉमरेड भी याद रखिएगा, अली जिन्ना की पुस्तक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सेट नंबर जो आपका 5 तारीख को था उसको भी हम समाप्त कर चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग सेट नंबर 6 को देखेंगे, सेट नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, यानी जो 6 मार्च का टेस्ट हुआ है 6 मार्च को, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन है। अगर यह दोस्तों सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि इस पेड बैच का वो भी लाभ उठा सके। चलिए क्वेश्चन पहला है कि प्रस्तावना में किस समता, स्वतंत्रता और न्याय का उल्लेख किया गया है? तो देखिए समता के दोस्तों 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है, कौन कौन? तो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा। फिर स्वतंत्रता कहेगा तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, कौन कौन सा? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों न्याय, तो न्याय भी 3 प्रकार की है, तो न्याय 3 प्रकार की कौन कौन सी है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पंथ निरपेक्ष को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है?
तो पंथ निरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अभी दोस्तों फर्स्ट सेट में आपको हम इसको बताए थे, एएसपी इसका ट्रिक रखना है। टोटल 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वाद में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक बेरुवारी वाद होता है जो कि 1960 में, इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो भारत का दोस्तों याद रखना है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 क्या है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो भीमराव अम्बेडकर बोले थे भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज है। नेक्स्ट है कि केशवानंद भारती मामला 1973 में न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया है। तो दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। या केशवानंद भारती मामला 1973 में बोला गया था, लेकिन दोस्तों बेरुवारी विवाद जो था 1960 में, इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने 1955 में आवारी अधिवेशन में समाजवाद के बारे में क्या स्पष्ट किया था। तो इन्होंने स्पष्ट किया था दोस्तों कि आय, शिक्षा, कानून या ये सभी समान रूप से दिया जाएगा, समान रूप से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होता है। तो भारत की दोस्तों संप्रभुता जो होता है या प्रस्तावना में निहित होता है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि क्या है। तो प्रस्तावना हो जाएगा, दार्शनिक आधार भूमि दोस्तों प्रस्तावना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस दोस्तों आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कब नियुक्त हुए थे। तो इन्होंने दोस्तों 1943 में नियुक्त हुए थे, 1943 में। नेक्स्ट है कि कवक पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों अपघटक का, कवक जो होता है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि बुर्ज होम तथा गुप्तकाल कश्मीर स्थल से नवपाषाण काल में किस प्रकार का प्रमाण मिला था दोस्तों। याद रखना है गर्त आवास मिला था दोस्तों बुर्ज होम से, गर्त आवास। नेक्स्ट है कि पुरंदर की संधि कब और किसके बीच संपन्न हुआ था। तो पुरंदर की संधि दोस्तों 1665 में हुआ था और शिवाजी और जयसिंह के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे कम वर्षा कहाँ होता है दोस्तों। तो लेह लद्दाख में सबसे कम, और दोस्तों मेघालय के मासीराम पूंजी में सबसे अधिक वर्षा होता है। सबसे कम कहेगा तो लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है कि क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम का प्रमुख लक्षण क्या है। तो देखिए दोस्तों क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वह 47 हो जाता है, यानी कि एक दोस्तों बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका कहाँ में संपन्न होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस कोशिका संपन्न होता है। दोस्तों आपका 19 है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू किया है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक लंबित कर सकता है। तो राज्यसभा के द्वारा दोस्तों जो साधारण विधेयक हो इसको अधिकतम 6 माह तक दोस्तों इसको लंबित कर सकता है, 6 माह। नेक्स्ट है कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है। तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है कि पुस्तक द कोर्ट डांसर के लेखक कौन है। तो द कोर्ट डांसर के लेखक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पाते हैं कि पुस्तक गीतांजलि, तो अभी देखें दोस्तों गीतांजलि और गोरख के तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास पुस्तक के लेखक अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक शाहनामा के लेखक हैं। तो शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी हो जाएंगे, और फिरदौसी याद रखना है, फिरदौसी हो जाएंगे शाहनामा के। नेक्स्ट है कि पुस्तक मेरा वतन के लेखक कौन है। तो मेरा वतन के दोस्तों विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है कि पुस्तक पंचग्राम के लेखक, तो पंचग्राम के लेखक दोस्तों ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक विसर्जन के लेखक कौन है। तो विसर्जक दोस्तों विसर्जन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। फिर पुस्तक चित्रा, तो चित्रा भी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। फिर रचना द वेस्ट लैंड, तो द वेस्ट लैंड के रचनाकार दोस्तों इलियट हो जाएंगे, इलियट। यहाँ पर भी दोस्तों ये सेट आपका समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट कौन सा दोस्तों। तो नेक्स्ट सेट जो है आपका यह दोस्तों 7 मार्च को हुआ था, 7 मार्च को। और लास्ट सेट आपको दोस्तों 7 मार्च तक ही है, क्योंकि दोस्तों 8 मार्च को इसको फुल डिस्कशन करवाया गया था। और उसके बाद से दोस्तों क्लास फिर आपको 16 मार्च को ओपन होगा। तो 16 मार्च के बाद ही दोस्तों फिर आपका इसका वीडियो आएगा। बाकी दोस्तों आपको इस पर प्रैक्टिस सेट आते रहेगा, तो आप प्रैक्टिस सेट दोस्तों इस पर प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 7 मार्च का कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध के संदर्भ में
लघुकरण और परिहार की शक्ति में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, लघुकरण जो होता है यह सजा को प्रकृति में बदलता है, प्रकृति में बदलता है, और सजा को, समय को जो कम करता है उसको दोस्तों परिहार बोलते हैं, और यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि मीरातुल अखबार के संपादक, तो मीरातुल अखबार के दोस्तों संपादक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर और लॉरेंस, याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। नेक्स्ट है कि भ्रूण जब गर्भाशय में स्थापित होता है तब आहार नाल का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों प्लेसेंटा से होता है, प्लेसेंटा से। नेक्स्ट है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चुलिया जलप्रपात दोस्तों चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका मणिपुर में हो जाएगा, मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। 7 क्वेश्चन है कि शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, डबल फॉल्ट जो होता है ना, यह टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से। नेक्स्ट है कि थोरियम केरल के किस प्रकार के बालू में मिलता है? तो देखिए दोस्तों, केरल में जो थोरियम मिलता है वह मोनोजाइट बालू में, मोनोजाइट बालू में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में सूचना 4 रासायनिक आधार में रहता है, तो कौन कौन सा दोस्तों? तो डीएनए में जो रहता है एडेनिन रहता है, साइटोसिन रहता है, गुआनिन रहता है और थाइमिन रहता है, याद रखिएगा। यह सभी दोस्तों डीएनए में पाया जाता है। 10 है कि कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी और दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पहली राजधानी दोस्तों फिरोजपुर में बनाया था और दूसरा राजधानी आपको मथुरा में, दूसरा राजधानी मथुरा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सहयाद्री या सत्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का को कहा जाता है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए दोस्तों, सह्याद्री जो पर्वत मिलता है यह पश्चिमी घाट में मिलता है और इसका विस्तार दोस्तों गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला पहाड़ियों को क्रमशः विस्तार उत्तर से दक्षिण में करना है, जो कि महाराष्ट्र से केरल तक है। तो महाराष्ट्र से केरल तक का दोस्तों कलसुबाई हो जाएगा, फिर महाबलेश्वर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा और नल्ला मलाई हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है और इसकी दोस्तों प्रमुख पहाड़ी कौन कौन सा है? तो देखिए, विंध्याचल पर्वत का विस्तार मिलेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और इसके पहाड़ी की बात किया दोस्तों तो अमरकंटक की पहाड़ी है, मैकाले पर्वत है दोस्तों, फिर भांडेर की पहाड़ी है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्कल तटीय मैदान स्थित है उड़ीसा में किस नदी के बीच? तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा में जो महानदी से कृष्णा नदी के बीच के तट को दोस्तों उत्कल तट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? तो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में, माउंट थुलियर दोस्तों ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है तो विजयपुरम, विजयपुरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बारी दोआब किस नदी के बीच है? तो बारी, बारी यानी कि दोस्तों ब से ब्यास नदी और रस से रावी नदी, याद रखिएगा। तो ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को दोस्तों बारी दोआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का रहा है कि अनाईमुरी 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है और कौन कौन सा पहाड़ी का दोस्तों? तो अन्नामलाई का, पालनी का और कार्डेमम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मालवा का पठार की प्रमुख विशेषता है, तो यह पठार दोस्तों औनालिक अपर्दन से पीड़ित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि कन्नर का तटीय मैदान स्थित है, तो गोवा से मंगलुरु के तट को दोस्तों कन्नर के तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है, गोवा से मंगलुरु तक के तट को। नेक्स्ट है कि पुस्तक महाभाष्य के लेखक हैं, तो महाभाष्य के दोस्तों पतंजलि हो जाएंगे, महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो पतंजलि के। नेक्स्ट है कि पुस्तक कास्ट चैलेंज इन इंडिया के लेखक, तो दोस्तों जगजीवन राम हो जाएंगे, कास्ट चैलेंज इन इंडिया के लेखक जगजीवन राम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुस्तक कवितावली के लेखक, तो कवितावली के लेखक तुलसीदास हो जाएंगे, तुलसीदास। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुस्तक प्रियदर्शिका का लेखक कौन है? तो प्रियदर्शिका का लेखक दोस्तों हर्षवर्धन हो जाएंगे, हर्षवर्धन। क्वेश्चन 25 है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दोस्तों दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि पुस्तक यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी हो जाएंगे, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि पुस्तक गीतांजलि, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर हिंद स्वराज, इसका ये भी रिपीट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दोस्तों। गोरा भी रिपीट क्वेश्चन है, गोरा पुस्तक, इसका भी दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है दोस्तों पुस्तक देवदास, तो देवदास के दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फिर आपका प्रैक्टिस यहीं पे आपका समाप्त हो गया है। और फिर दोस्तों 28 फरवरी से आपका बिहार पुलिस का बैच है, इसलिए आपको जानकारी है दोस्तों। बाकी अगर फिर इसको आप परचेस कर सकते हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्लास समाप्त होता है। 1 वीक का दोस्तों टोटल प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है। हाँ, अगर बिहार पुलिस का तैयारी करें दोस्तों तो 28 फरवरी से क्लास चालू हुआ है
और इसका दोस्तों 1 सप्ताह डेमो फ्री था, तो आप क्लास परचेस करना चाहते हैं तो डेमो देख के दोस्तों क्लास परचेस कर सकते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से दोस्तों परचेस आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।